माया नगरी मुंबई। अब यह सुनते ही हमारे मन में एक जगमगाते शहर, ऊंची ऊंची इमारतें और लग्जरी लाइफस्टाइल की इमेज बनती है। लेकिन इसी शहर के बीच में पतली गलियों, कचरे के ढेर और झुग्गी झोपड़ियों वाली एक ऐसी बस्ती भी मौजूद है जहाँ के सिर्फ 2 किलोमीटर के एरिया में 12 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई का दिल कहे जाने वाले धारावी की, जो इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। लेकिन आने वाले सालों में ये झुग्गी झोपड़ियाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का रूप लेने जा रही हैं और ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मदद से। लेकिन दोस्तों, जब से ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप के हाथों में गया है तब से लोगों को बेघर होने का डर सताने लगा है। तो आखिर क्यों इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से लोग डरे हुए हैं, इसे पूरा करने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। Dharavi, Asia's largest slum cluster, is set for a facelift with the Adani Group emerging the highest bidder for the Dharavi redevelopment project. धारावी रीडेवलपमेंट से जुड़ी हुई खबर। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बोली को अदानी ग्रुप ने जीत लिया है। तो दोस्तों, मुंबई शहर के बीचों बीच मौजूद धारावी सिर्फ एशिया का सबसे बड़ा स्लम नहीं है, बल्कि भारत की सबसे ज्यादा लिटरेट झुग्गी बस्ती भी है, जहां का लिटरेसी रेट 69% से भी ज्यादा है। 1850 के दौरान बॉम्बे में ब्रिटिशर्स ने कई बड़ी इंडस्ट्रीज की शुरुआत की, जिसके बाद देश भर से लोग रोजी रोटी की तलाश में बॉम्बे का रुख करने लगे। और दोस्तों, इन गरीब लोगों का सबसे सस्ता ठिकाना था धारावी। ऐसे में देखते ही देखते यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ने लगी और धारावी एशिया का मोस्ट पॉपुलेटेड स्लम बन गया। अब दोस्तों, धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है और यहाँ के लोगों के लिए ये सही है या फिर गलत, इसे जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि आखिर यह स्लम हमारे देश की इकोनॉमी में कैसे मेजर रोल प्ले करता है। अब दोस्तों, यूँ तो कहने के लिए यह झुग्गी झोपड़ियों और गंदी नालियों वाला स्लम है, लेकिन यह आज के टाइम पर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के हब के रूप में जाना जाता है। इस छोटी सी जगह में ही लगभग 15,000 से ज्यादा रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। धारावी में मौजूद रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज के अंदर मुंबई के सॉलिड वेस्ट का करीब 80% हिस्सा रिसाइकल किया जाता है और सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश से आने वाले कचड़े को धारावी के लोग रिसाइकल करने का काम करते हैं। यहाँ ग्लास, प्लास्टिक और मेटल वेस्ट को रिसाइकल करके उन्हें नया जीवन दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, धारावी की पहचान सिर्फ रिसाइकलिंग बिजनेस से ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर लेदर, शूज, गारमेंट, मिट्टी के बर्तन और स्टील जैसी चीजों का भी बड़ी संख्या में प्रोडक्शन होता है, जिसके लिए लगभग 500 से भी ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट बनाए गए हैं। और यहाँ अराउंड 15,000 ऐसे कारखाने हैं जो सिर्फ एक छोटे से कमरे में ऑपरेट किए जाते हैं। तो फिर चाहे वेस्ट को रिसाइकल करके बनी हुई चीजें हों, लेदर की जैकेट, बेल्ट या फिर मिट्टी और स्टील के आइटम्स, इन्हें इंडिया के साथ साथ बाहर के देशों में भी खूब प्यार मिलता है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के जरिए इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल किया जाता है। यही वजह है कि अकेले धारावी का ही एनुअल रेवेन्यू $700 मिलियन से लेकर $1 बिलियन तक पहुंच जाता है। और इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में धारावी का कितना बड़ा रोल रहता है। लेकिन दोस्तों, अब थोड़े समय के बाद यह स्लम एक नए रूप में नजर आने वाला है, जहां झुग्गी झोपड़ियों की जगह हमें एक साफ सुथरी सोसाइटी और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। एक्चुअली ये सब पॉसिबल होने जा रहा है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से, जिसका टेंडर पिछले साल 29 नवंबर को अडानी ग्रुप ने 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपने नाम किया था। तो आखिर क्या है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट? असल में इस डेवलपमेंट का मकसद धारावी के लोगों को साफ सुथरी रहने की जगह, प्रॉपर वाटर सप्लाई और सैनिटाइजेशन जैसी कई तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करना है। गवर्नमेंट का सपना है कि धारावी का नक्शा बदलकर यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। इस प्रोजेक्ट के ऑक्शन में अडानी ग्रुप के अलावा DLF ने भी बोली लगाई थी, जिनका बिडिंग अमाउंट 2025 करोड़ रुपए था। लेकिन इससे भी डबल बिडिंग करके अडानी ग्रुप ने इस टेंडर को अपने नाम कर लिया और इस तरह से दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट गौतम अडानी के हाथों में आ गया। 2.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैले धारावी को रीडेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने 7 साल का टाइम लिमिट तय किया है, जिसका मतलब है कि आने वाले 7 सालों में इस बस्ती में रहने वाले लोगों की किस्मत बदलने वाली है और इन्हें इन गंदी गलियों से निकलकर एक ऐसी सोसाइटी में एंटर करना है जहां का जीवन यहाँ के मुकाबले काफी अलग होगा। वैसे आपको बता दूं कि धारावी के रीडेवलपमेंट की प्लानिंग आज से नहीं की जा रही है, बल्कि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से ही इसके प्रपोजल सामने आने लगे थे। 1997 में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने धारावी के रीडेवलपमेंट पर फोकस किया, जिसके बाद से धारावी के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाई गई। लेकिन 2011 में इस टेंडर को यह कहकर कैंसिल कर दिया गया कि धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए एक मास्टर प्लान की जरूरत है और 6 साल बाद उस मास्टर प्लान के साथ डेवलपमेंट की शुरुआत की जाएगी। फिर आया साल 2018, जब वापस से इस प्रोजेक्ट को रीओपन किया गया
धारावी के इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बिडिंग करने के लिए पूरी दुनिया के टेंडर्स को इनवाइट किया गया, जिसके चलते दुबई की सैकलिंग टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी ने इस टेंडर को अपने नाम कर लिया। हालांकि उस समय भी अडानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग की थी, पर तब ये उनके हाथ नहीं लगा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब टेंडर जीतने के बाद भी इस प्रोजेक्ट को सैकलिंग टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन को नहीं सौंपा गया, क्योंकि बाद में गवर्नमेंट ने यह कहकर एक नया प्लान बना लिया कि इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में वो धारावी के पास की रेलवे को भी शामिल करना चाहते हैं। लेकिन पिछले साल फिर से इस प्रोजेक्ट के लिए ऑक्शनिंग स्टार्ट की गई और इस तरह धारावी स्लम का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट फिर से सुर्खियों में आ गया और अब इसकी कमान अडानी ग्रुप के हाथों में है। लेकिन दोस्तों, धारावी को रीडेवलपमेंट करने का काम इतना आसान नहीं होने वाला है जितना कि यह पेपर पर लगता है। इतनी घनी आबादी वाली ओवर क्राउडेड स्लम को निर्धारित समय के अंदर रीडेवलप करने में कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जनरली जो स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनमें 5 से 10 हजार लोगों को ही बसाने का काम होता है। लेकिन धारावी में ये नंबर 12 लाख से भी ज्यादा है, जहाँ करीब 60,000 परिवार रहते हैं। इस घनी आबादी वाले स्लम को रीडेवलप करने में बहुत पैसे भी लगने वाले हैं। अब इसके लिए अडानी ने भले ही 5,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई हो, पर एक्चुअल कॉस्ट की अगर बात करें तो वो 20,000 करोड़ रुपए माना जा रहा है, जो कि हो सकता है कि फ्यूचर में और भी बढ़ जाए। अब अगर हम धारावी के आसपास के एरियाज पर नजर डालें तो ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, माहिम और सायन जैसे डेवलप्ड एरिया से घिरा हुआ है। ऐसे में हो सकता है कि अडानी ग्रुप धारावी के अराउंड एक कॉमर्शियल एरिया डेवलप करे और वहाँ के लोगों के लिए किसी एक जोन में घर बनाए। इसके अलावा एयरपोर्ट रेगुलेशंस की वजह से बिल्डिंग्स की हाइट को लेकर भी पाबंदियां लगाए गए हैं, जिस वजह से धारावी में बनाए जाने वाले बिल्डिंग्स की हाइट उतनी ही होगी जितनी अथॉरिटीज तय करेगी। अब यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि आखिर रीडेवलपमेंट के बाद लोगों को घर किस बेसिस पर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अडानी ग्रुप या फिर गवर्नमेंट की तरफ से इस बारे में कुछ साफ साफ नहीं कहा गया है, लेकिन धारावी के लोगों का कहना है कि उनसे करीब 400 स्क्वायर फीट का 1 बेडरूम अपार्टमेंट देने का वादा किया गया है। साथ ही जो लोग 1 जनवरी 2000 से पहले से ही धारावी में रह रहे हैं उन्हें फ्री में ही पक्का मकान दिया जाएगा, जबकि वो लोग जो 2000 से 2011 के बीच यहाँ अगर बसे हैं उन्हें घर के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, इस डेवलपमेंट के बाद उन फैमिलीज को काफी फायदा पहुंचने वाला है जिनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मौजूद है। मतलब कि ऐसे लोग जो या तो एक अच्छे लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं या फिर उनके पास एक स्टेबल जॉब है। इन लोगों को फायदा ये होगा कि धारावी के रीडेवलपमेंट के बाद बिना कोई पैसा खर्च किए उनका लिविंग स्टैंडर्ड पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन वो लोग जो किराए पर वहाँ रहते हैं उन्हें हो सकता है कि धारावी छोड़कर जाना पड़े। साथ ही इस रीडेवलपमेंट से वो लोग भी कई तरह की प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं जो कि दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि धारावी के अंदर ही लेबर का काम करते हैं और इनकी कमाई सिर्फ इतनी ही होती है जितने में 1 या मुश्किल से 2 दिन का गुजारा हो सके। लेकिन जब रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा तो फिर इनसे रोजी रोटी भी छिन जाएगी और यहाँ तब तक दोबारा काम पाने की उम्मीद नहीं की जा सकती जब तक सोसाइटी पूरी तरह से डेवलप न हो जाए और फिर से बिजनेसेस रन न होने लगे। अब क्योंकि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कई सालों का समय लगने वाला है, ऐसे में इन दिहाड़ी मजदूरों का यहाँ सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ के लोगों के साथ एक मेजर प्रॉब्लम यह भी है कि लगभग 40% रेजिडेंट्स के पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है जिससे कि यह साबित किया जा सके कि वो कितने लंबे समय से धारावी में रह रहे हैं। ज्यादातर स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में यही देखने को मिलता है कि डॉक्यूमेंट न होने की वजह से वहाँ की आधी आबादी बेघर हो जाती है और उन्हें कई बार इलाका ही नहीं बल्कि शहर छोड़कर भी जाना पड़ जाता है। अब दोस्तों, धारावी के लोगों की शिकायत है कि ना ही डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनसे कोई बात की है और ना ही किसी तरह की राय ली गई है। साथ ही उनके बीच एक और नाराजगी भी देखने को मिल रही है कि पहले रीडेवलपमेंट के बाद वहां के लोगों से 400 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा जगह देने की बात कही गई थी, जो कि अब सुनने में आ रहा है कि सिर्फ 300 स्क्वायर फीट ही होगी। इसके अलावा अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद से लोगों की चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं और लोग कश्मकश में पड़े हुए हैं कि क्या अडानी ग्रुप इस प्रोजेक्ट के लिए सही साबित होगा। अब दोस्तों, इस पर गौतम अडानी ने अपनी तरफ से साफ करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए उनके पास सफिशिएंट फंड मौजूद हैं। लेकिन बात सिर्फ फंड या फिर कितने अच्छे से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है इसकी नहीं है, बल्कि लोगों को इस बात का भी डर है कि धारावी की जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी बहुत ज्यादा कीमती है। ऐसे में हो सकता है कि कुछ पूंजीपति यहाँ अपना कब्जा जमाने की भी कोशिश करें। इसके अलावा एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग यहाँ 22,000 से भी ज्यादा छोटे छोटे बिजनेसेस मौजूद हैं और अकेले इसकी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री
इंडस्ट्री 2.5 लाख लोगों के रोजगार का जरिया बनी हुई है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि धारावी चमड़े, बर्तन, कपड़े और ऐसी कई सारी चीजों को मैन्युफैक्चर करने का एक बहुत बड़ा हब है। और दोस्तों इस छोटे से एरिया में इतने ज्यादा बिजनेसेस होने की वजह से कहा जाता है कि धारावी के जमीन का एक एक इंच किसी न किसी प्रोडक्टिव काम में लगा हुआ है। ऐसे में ये सवाल बना हुआ है कि क्या रीडेवलपमेंट के बाद ये कारोबार वापस से एस्टेब्लिश किए जा सकेंगे। काफी सारे लोकल्स को ये डर है कि ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कई छोटे बिजनेसेस को खत्म कर देगा और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से भी उन्हें कुछ ऐसे जवाब सुनने को नहीं मिले हैं जो कि उनकी चिंताओं को कम कर सकें। इसीलिए जब तक घरों के बंटवारे को लेकर चीजें क्लियर नहीं हो जाएंगी या फिर इन बिजनेसेस को बचाने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स लेने जा रहे हैं ये साफ नहीं हो जाता, तब तक लोगों के बीच ये डर बना रहेगा। अब दोस्तों इस सिचुएशन में सरकार को चाहिए कि वो लोगों की प्रॉब्लम को समझते हुए उनका मार्गदर्शन करें, क्योंकि धारावी के रीडेवलपमेंट का मकसद वहाँ के लोगों को अच्छा जीवन प्रोवाइड करना है, न कि उनसे उनकी रोजी रोटी छीनना। अब अगर गवर्नमेंट प्राइवेट फंड्स की मदद से ही टाइमली और प्रॉपर तरीके से इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना देती है तो फिर ये देश के लिए एक बहुत बड़े अचीवमेंट के रूप में जाना जाएगा और इस प्रोजेक्ट को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक सक्सेसफुल केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाएगा।